हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई मैं नई एनसीईआरटी की साइंस लेकर आई हूँ, जहाँ पे हमारा है पहला चैप्टर और जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएंगी। तो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है मुझसे, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ब खुद दे दोगे, मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन चैप्टर पढ़ने से क्या होता है कि हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चीजें हमें समझ में आ चुकी होती है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर हो जाएगा, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे खाद्य का मतलब क्या है, तो भाई खाद्य का मतलब जो है किससे है, भोजन से है। मतलब जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भाई तुम भोजन क्यों खाते हो, जीवित रहने के लिए खाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेल कूद करना, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या हमारे शरीर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसको कैसे समझेंगे, तो भाई इसको समझेंगे सिर्फ ऐसे ही कि भोजन, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानते हैं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हम कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, जो भी काम करते हैं उन सबके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ मिलती है, भोजन से मिलती है। और भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं करना है, हमें भोजन कैसा करना है, संतुलित भोजन करना है, जिसमें हमारे 5 पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, ठीक है, और विटामिन, ये हमारे होने चाहिए। और साथ में 2 चीज और होनी चाहिए, इन्होंने लिखी नहीं है, जल और छांस भी होना चाहिए। ठीक है, इन सब से क्या होता है, हमारा शरीर का विकास होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। भाई परजीवी और मृतजीवी आखिर होते क्या है। तो परजीवी क्या होता है, परजीवी, ठीक है, दूसरों को जीवित करने वाला, दूसरों पर जीवित रहने वाला। परजीवी मतलब दूसरों पर जीवित रहने वाला, पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी मतलब जीवित रहने वाला, दूसरों पर जीवित रहने वाला। तो यहाँ पे लिखा, वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में माना जाता है। मतलब दूसरों के शरीर पर बैठ जाएगा और उसी के शरीर पर बढ़ेगा और उसी के ही पोषक तत्व लेंगे। जैसे कि हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, अमरबेल एक क्या है, परजीवी है। ठीक है, अमरबेल का है, एक परजीवी है। ठीक है, यहाँ से हमारी नेक्स्ट मृतजीवी के बारे में बताया गया है, तो इसको मिक्स मत कर देना। तो परजीवी का उदाहरण, अमरबेल एक ऐसा हमारा पेड़ होता है जो जिसकी खुद की कोई रूट नहीं होती है, खुद की कोई जड़ नहीं होती है। मान लो हम एक अमरबेल का, उसकी जो झाड़ियां होती है, अमरबेल में झाड़ियां टाइप में होती हैं, कोई वृक्ष है उसके ऊपर हमने अमरबेल को डाल दिया, तो अमरबेल की खुद की कोई जड़ नहीं होती है, वो जड़ नहीं होती, मतलब वो जमीन से कनेक्ट ही नहीं होता है। जमीन से कनेक्ट नहीं होता, चलेगा कैसे। तो क्या करता है, वो जिस पेड़ पे पड़ा होता है उसी पेड़ पे बढ़ता रहता है। ठीक है, बढ़ता भी बहुत जल्दी है, थोड़ा सा डालोगे आप देखोगे 1 महीने बाद वो पूरे पेड़ को ढक लेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है अमरबेल, और साथ में उसी जो पेड़ होता है उसी के ही पोषक तत्वों को चूसता रहता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जूं, खटमल, ये हमारे परजीवी में ही आते हैं, ये जंतु हैं, हम पौधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, जिस इंसान के ऊपर रहता है उसी क्या होगी, खून चूसता रहता है। तो ये किसके पोषक तत्व चूसते हैं, जिस पेड़ पे रहेंगे उसी के पोषक तत्व चूसेंगे, बढ़ेंगे। अब हम कुछ महीने, कुछ साल के बाद देखेंगे कि जिस पेड़ पे वो पड़ा हुआ था वो पेड़ सूख जाएगा और खुद हरा भरा हो जाएगा।
ठीक है, ये होता है हमारा परजीवी। आगे चलते हैं, भी इन्होंने बोला है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है? जो जीव मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी के उदाहरण में इन्होंने क्या बताया है? कवक और कुछ बैक्टीरिया बताया। तो भाई मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, जीवी मतलब जीवित रहने वाले, मतलब मरी हुई चीज पे जीवित रहने वाले को ही हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे जहां सड़ी गली चीजें होती हैं, जहां नमी होती है, वहां चीजें जो होते हैं वो सड़ जाती हैं। ठीक है, उन्हीं पे ही क्या हमारे पैदा हो जाते हैं? कवक पैदा हो जाते हैं, फंगस पैदा हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया वहां पे पैदा हो जाते हैं। तो यही क्या है? मृतजीवी, मतलब मरी हुई चीजों पे जीवित रहने वाले को भी हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। इनको हम साइंस की भाषा में बोले तो कैसे बोलेंगे? क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व, मतलब ये जो मरी हुई चीजें होती हैं इनसे ही क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्वों के। मरी हुई चीज है पर इनमें कुछ तो पोषक तत्व होते हैं, जो वही कुछ पोषक तत्व होते हैं ये कवक वगैरह ग्रहण कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं, इससे ये जीवित रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्रियाकलाप भी हमने कराया हुआ है। एक जैसे दो स्वस्थ हरे पौधों को, ठीक है, हमें किसका परीक्षण करना? मंड या स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है। एक पौधे को लें और उसे अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखें। अभी प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें, उन पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदे डालें। अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियों पर कोई नीला काला रंग नहीं दिखेगा। यह स्टार्च की अनुपस्थिति को इंगित करता है। नीला काला रंग सूरज की रोशनी में रखे गए पौधे की पत्तियों पर देखा जाएगा। यह स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने दो पौधे लिए, क्या लिए हैं? दो पौधे लिए हैं, ठीक है। दोनों पौधे हमारे सेम इन्होंने लिए हैं। एक पौधे को इन्होंने कहाँ रखा है? सूरज की रोशनी में रखा है, और एक पौधे को बंद कमरे में रख दिया। बंद कमरे में रखा हुआ पौधा जो वो खराब भी हो जाएगा क्योंकि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये पौधा हमारा चलता रहेगा, हरा भरा रहेगा। फिर इसकी पत्ती ली हमने और इसकी पत्ती ली, दोनों ही पत्तियों को हमने परीक्षण के लिए रखा। दोनों पे ही हमने क्या किया है? आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। तो भाई ये अंधेरे में रखा गया पत्ता था, ये सूरज की रोशनी में रखा गया पत्ता था। अब इस पे हमने आयोडीन की बूंदे डाली तो इस पत्ते पे कोई भी नीला या काला रंग नहीं परिवर्तित हुआ। इस पे जब हमने डाली तो क्या हुआ? इस पत्ते पे बूंद डालते ही वो नीले काले रंग में परिवर्तित हो गए। तो ये दर्शा रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है या मंड नहीं है, और ये दर्शा रहा है कि इसमें मंड है। यही परीक्षण था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहा है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम आखिर हमारा है क्या हरे पौधों में, वही बताना है। तो ये कह रहे, प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी में उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अवशोषण करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन और सौर ऊर्जा संश्लेषित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रतिवेश करती है और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती है। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है, जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, हो सकता है इनकी लैंग्वेज जो है आपको समझ में नहीं है, तो ये क्या कह रहे हैं हम आपको समझा देते हैं। ठीक, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नजर आ रही है। तो ये क्या है? एक हमारा पौधा लगा हुआ है, ठीक है। इस पौधे में पत्तियां भी है, फूल भी है, जड़ें भी हैं। तो जड़ें क्या करती हैं? जड़ें जो होती हैं जमीन से जल और खनिज अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं?
जमीन से जल और खनिज अवशोषित करती है, कहाँ लेकर जाती है, पत्तियों तक लेकर जाती है। और पत्तियां ही हमारी क्या होती है, खाद्य फैक्ट्री होती है, या कह लो कि पेड़ की रसोई जो है, जहां खाना बनता है, वो हमारी पत्तियां होती हैं। ठीक है। और वायु जो हमारा मतलब वातावरण है, वहां से हमें सूर्य की रोशनी मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ये जो होते हैं पत्तियों में उपस्थित रंध्र होते हैं, उनसे अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो हमको क्या मिला है, सूर्य की रोशनी मिली है, क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल होना बहुत ज्यादा है, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने जल और खनिज लिया है। इन सबसे क्या बनता है, पत्तियों में हमारा भोजन बनता है। जब भोजन बन जाता है तो इन्हीं वाहिकाओं के द्वारा इस पौधे के हर एक पार्ट में ये भोजन जो है पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। यही ये समझाने की बात कर रहे थे। चाहे तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ ले, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। अब आपको इसके एक एक शब्द का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन और सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। मतलब क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं, मतलब क्लोरोफिल वाली पादप कोशिकाएं हमारी क्या है, पत्तियां। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति, मतलब सूर्य की रोशनी में ही खाना बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण से लेते हैं। ठीक है। और पानी हम जड़ों से लेते हैं। इनका उपयोग करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भोजन बनाता है वो किसके रूप में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। और ठीक है, के रूप में भोजन सौर ऊर्जा संश्लेषित करके, मतलब सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी जो है, इनकी उपस्थिति में ही क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, या कह लो इनका भोजन बनता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सोर्स पानी पौधों की जड़ों से लिया जाता है। अब ये बता रहे हैं कि पानी जो कहाँ से लिया जाता है, पौधों की जड़ों से लिया जाता है। और कहाँ पहुंचाया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है, पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, इसके माध्यम से प्रवेश करती है और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती है। मतलब क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं का मतलब पत्तियों में फैल जाता है। ठीक है। और सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मतलब ये सब क्रिया से हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है। ठीक है। साथ में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, या हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर हमारे लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है। इसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा भोजन होता है, मतलब इसको पौधे भी खाते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट इतनी ज्यादा मात्रा में बना लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो हमारा इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं, ऑक्सीजन तो हम ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। आ गया समझ में, हम ही क्या, जानवर भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे कह रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। मतलब मूलभूत स्रोत का मतलब यहाँ पे क्या है, मूलभूत स्रोत का मतलब जैसे कि आप कुछ भी खा रहे हो, आप सिर्फ मीट मांस ही खा रहे हो। जैसे कि अगर हम शेर की बात करें, शेर जो है किसका शिकार करता है, जानवरों का शिकार करता है, हिरन है, छोटे मोटे जानवर है, इन सब का शिकार करता है। तो हिरन क्या खाते हैं, हिरन तो हमारे शाकाहारी है, तो वो तो मतलब पेड़ पौधों को ही खाया होगा उन्होंने। ठीक है। पादपों को ही खाया होगा। तो इसी का मतलब है, जैसे कि हम खा कुछ और रहे हैं, पर जो चीज हम खा रहे हैं वो भी तो किसी और को खा रही होगी। तो मतलब जो मेन सोर्स जो खाया जाने वाला है वो क्या है, पादप ही है। ठीक है। तो वही चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आंसर को देखते हैं। ये कह रहे हैं सभी जीव सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। मतलब कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हम ले डायरेक्ट कह लो या इनडायरेक्ट रूप से वो किस पे निर्भर करते हैं, पौधों पर ही निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधे पे निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारे हाथी हुआ, शाकाहारी जानवर हुए। शाकाहारी जानवरों में हाथी है हमारा, और घोड़ा है, और क्या है, हिरन है। ये सब क्या है, ये पौधों को ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं। ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट निर्भर हुए पेड़ पौधे पे। ठीक है। फिर क्या, और मांसाहारी इन खाने वाले जीवों पर निर्भर करते हैं। और मांसाहारी जो होते हैं हमारे, ये तो हमारे कौन है, शाकाहारी है। ठीक है। जो हमारे डायरेक्ट किस पे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं। अब ये कौन है हमारे,
मांसाहारी जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, ये किस पे निर्भर करते हैं? ये किसको खाते हैं? शाकाहारी को खाते हैं, शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। और शाकाहारी जानवर किसको खाते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कौन सा तरीका हुआ पौधों पे निर्भर होने का? इनडायरेक्ट तरीका, जहां से हम इनको खाया, इसने इनको खाया, ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका हुआ। ठीक है, यही कह रहे हैं कि पौधे खाने वाले जानवर तो सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं, पर मांसाहारी जो होते हैं वो पौधे खाने वाले जीवों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। मतलब आप कहो कि भैया हम तो मांस खाते हैं, पेड़ पौधे नहीं खाते, हम तो मांस खाने वाले इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है। आप मांस खाते हो मानते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर कर रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित प्रवाह चित्र की निर्भरता कुछ उदाहरण दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे उदाहरण दिखाया गया है कि कैसे निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने बात की है, इस बाघ की बात की है, तो बाघ जो है पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो शेर जो है, ये बाघ जो है इनडायरेक्टली किस पे निर्भर कर रहा है? पौधों पे ही निर्भर खा रहा है। अगर ये मतलब ये नहीं, ये इसको नहीं खाएगा तो ये जिंदा कैसे रहेगा? इसको जीवित रहने के लिए इसको खाना पड़ेगा। अब इसको जीवित रहने के लिए इसको खाना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली ये एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। तो ये तो हुई जानवर की बात करते हैं इस गरुड़ की, ठीक है, गिद्ध की। देखो पौधों को कौन खाता है? ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? ये मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? ये गिद्ध खाता है। ठीक है, तो ये अब गिद्ध तो कहेगा मैंने तो कभी आज तक पेड़ पौधों को छुआ ही नहीं, मैं तो नहीं खाता पेड़ पौधे। ठीक है, मानते हैं तुमने पेड़ पौधों को कभी नहीं छुआ, पर इनडायरेक्टली रूप में आप पेड़ पौधों को ही रूप खा रहे हो। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे से जीवित हुआ, खाकर जीवित हुआ टिड्डा, टिड्डे को खाकर जीवित हुआ मेढक, मेढक को खाकर जीवित हुआ सांप, और सांप को खाकर जीवित हुआ तुम। तो फिर इनडायरेक्टली इन पर निर्भर करता है। तो ये तो उड़ने वाले जीव हो गए। अब हम बात करते हैं पानी वाले जीवों की। तो पानी वाले जीव भी पेड़ों पे ही निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारे ये क्रैब्स वगैरह जो होते हैं, पानी के अंदर भी हमारे कुछ पौधे वगैरह पाए जाते हैं। तो ये क्रैब्स वगैरह को खाते हैं, और ये मछली इन क्रैब्स को खाती है, मछलियों को बगुला खाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली किस पे निर्भर हुआ? इस पे निर्भर हुआ। तो यही हमारा क्या है? फ्लो चार्ट है। यहाँ पे आप इस तरीके से फ्लो चार्ट को ऐसे भी बना सकते हो। शेर, शेर किसको खाता है? हिरन। ठीक है, हिरण किसको खाता है? पौधे। ठीक है, पौधों को खाता है। ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो। गिद्ध, ये चित्र तो नहीं बना पाओगे, लेकिन आप इसका फ्लो चार्ट आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जिसको हम प्रवाह चित्र बोलते हैं। सांप, ठीक है, सांप किसको खाता है? मेढक, मेढक किसको खाता है? किसको? टिड्डा। ठीक है, टिड्डा, टिड्डा किसको खाता है? पौधों को। ठीक है, ये हो गया। तीसरा प्रवाह चित्र हमारा कैसे बनेगा? तीसरे प्रवाह चित्र में हमारा क्या रहेगा? क्या था? बगुला। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बगुला किसको खाता है? मछली को। ठीक है, मछली, मछली किसको खा रही है? केकड़ा, केकड़ा को। केकड़ा किसको खा रहा है? पौधों को। ठीक है, इस तरीके से आप प्रवाह चित्र ये भी बना सकते हैं। ये भी 100% सही है, कोई जरूरत नहीं है चित्र बनाकर आप करो। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए हमने ये किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा छठा। ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या कह रहे हैं? क्योंकि हरे पौधे अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, खाद्य मतलब भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे वो होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। याद रखिएगा, जो भोजन अपना स्वयं बनाए उसको स्वपोषी कहेंगे। जो भोजन दूसरों पर मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में, मतलब पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य। संश्लेषित खाद्य का मतलब आप समझ सकते हो, उनके द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसका भंडारण कहाँ किया जाता है? तो भंडारण किस रूप में होता है? मतलब कहाँ नहीं, किस रूप में होता है? तो वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। फिर बोला है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा वर्ण जो है वो होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए? क्लोरोफिल होना चाहिए।
ठीक है, क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है भाई? हरा होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? भाई वायुमंडल से हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसे हम CO2 बोलते हैं। और क्या उत्पादित होता है भाई? ऑक्सीजन उत्पादित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? O2 बोलते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी लिख देते हैं, इन्होंने आंसर में लिखा नहीं है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 7वां। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न कथनों से संबंध प्रतिस्थापित कीजिए। ठीक है, जैसे कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत दुर्बल तने वाला मतलब उसमें तना तो होता ही नहीं है, ऐसे ही सिर्फ ये झाड़ियां टाइप में इस तरीके से होती हैं। ठीक है, पतली पतली होती है, पाइप की तरह से, बहुत पतले पाइप की तरह। ठीक है, एक वायर की तरह। तो इसीलिए बोला है लगभग ग्रीनिश कलर में होती है, पर पीले कलर में होती है। ग्रीन मतलब येलो कलर में होती है। ठीक है, जिसे हम सुअरमुखी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पैरेट कलर में होती है। ठीक है, तो ये परजीवी पादप हमारा कौन सा होता है? अमरबेल होता है। ठीक है, देखिए एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो मतलब स्वपोषी भी है। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। विषम पोषी भी है। विषम पोषी मतलब दूसरों पर निर्भर भी करते हैं, मतलब दूसरों को भी खाते हैं। ऐसा कौन सा है? ठीक है, और ये बात कर रहे हैं पादप है, तो भाई ऐसा कौन सा पादप है जो खुद खुद तो भोजन बनाता ही है, ठीक है, और दूसरों को भी खाता है? मतलब खुद भोजन बनाता है, कुछ चीजों की कमी रह जाती होगी तभी तो दूसरों को खाता होगा। तो ये होते हैं हमारे घटपर्णी, जिसे बोलते हैं पिक्चर प्लांट। ठीक है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो भाई वो रंध्र जो होते हैं, पत्तियां क्या होती है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही इनको देखा जाता है। तो इन रंध्रों को हम क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र बोलते हैं। इनमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, सूर्य की रोशनी भी पहुंचती है, इन्हीं से ही हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहा है सही का चिन्ह लगाना है, ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अमरबेल उदाहरण है किसका? ठीक है, अमरबेल अभी हमने देखा, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक है, दूसरों पर जीवित रहने वाला। फिर है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? तो ये भी हमने अभी पढ़ा है, घटपर्णी, जो कीटों को पकड़ लेता है, मतलब कीटों को खाता है। ठीक है, पिचर प्लांट जो होता है, कुछ पिचर प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ घड़े के रूप में होते हैं। घटपर्णी जो होता है घड़े के रूप में होता है। ठीक है, और कॉर्निवोरस इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं अपना आहार के लिए कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहे कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। तो हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, जीवाणु पर, ये लिखा है परपोषित घटपर्णी परजीवी। ठीक है, नाइट्रोजन के जीवाणु जो होते हैं। अमरबेल क्या है? फिलहाल इसको अगर जैसे कि कुछ चीजें जो होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हूँ, हम आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ नाइट्रोजन आपको समझ, नाइट्रोजन तो आपको पता है एक क्या है? गैस है, वायुमंडल में पाई जाती है। पर यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे गैस से रिलेटेड हो, तो आप इसको छोड़ दो, दूसरे पे चलो। अमरबेल क्या है? अमरबेल अभी हमने पढ़ा था, अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है। ठीक है, तो हमने परजीवी से मिला के जंतु। ठीक है, जंतु क्या है? हमारे कीट बच्ची। ठीक है, जंतु जो है वो हमारे परपोषित है, मतलब दूसरों पर पोषित रहते हैं। जंतु जितने भी हैं
वो पर पोषित है। हम पेड़ पौधों पर पोषित रहते हैं, मतलब पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कोई भी जंतु हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, हम हो, तो कहीं ना कहीं दूसरों पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अब हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम परपोषी होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने परपोषित लगा दिया। कीट बच्ची, कीट बच्ची जो है वो घटपर्णी है। कीटों का भक्षण करता है वो कौन है? घटपर्णी है। अब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप जीवाणु से लगा सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने जीवाणु से क्यों लगाया? ऑप्शन मतलब आपके दिमाग में लग रहा होगा। तो भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पादपों के बारे में। पादप जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं ना, जब भोजन बनाते हैं तो उनको नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वो नाइट्रोजन वायुमंडल की नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा जो जैसे जब दालें वगैरह उगाई जाती हैं, ठीक है, तो उनकी जड़ों में राइजोबियम जो होता है एक जीवाणु होता है। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ देता है, लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके यौगिकों में तोड़ देता है, वो हमारे मिट्टी में मिला देता है, और जो मिट्टी में हमारी नाइट्रोजन इस यौगिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हमारे जड़ों ज्यादा अवशोषित कर ली जाती है, जिसका यूज हमारे पौधे करते हैं। तो नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं संबंध हमारे जीवाणुओं से दिखाया गया है इस प्रोसेस में, इस वजह से इसको जीवाणु से जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नेक्स्ट पेज पे दिए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने सेम चीज दिखा दी है। क्लोरोफिल पत्ती से रिलेटेड है, नाइट्रोजन जीवाणु से रिलेटेड है, अमर बेल परजीवी है, जंतु परपोषित है, कीट बच्ची घटपर्णी पादप है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। सत्य और असत्य बताने। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते, ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो मृतजीवी कैसे कहलाएंगे? वो तो सुपोषी कहलाएंगे ना। तो सुपोषी इन्होंने तो लिखा नहीं है। मृतजीवी क्या होते हैं? तो ये बात भी गलत हो जाएगी। भाई मृतजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों पर निर्भर करते हैं, उस पर वो जीवित रहते हैं, उनके द्वारा मिले हुए पोषक तत्वों से वो जीवित रहते हैं, मतलब दूसरों पर जीवित रहते हैं, या मृत, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। उनको सपोसी बोला जाएगा, इसका आंसर सपोसी होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ठीक है। भाई प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है, ये बात सही है, ठीक है। प्रोटीन इसका उत्पाद है, पर इन्होंने नहीं वर्ड जो लगा दिया है, इसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये सारे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, हमारे प्रिंटेड नोट्स है, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं, और सारी हमारी जो बुक्स हैं बिल्कुल मतलब साफ सुथरी, ठीक है, जिनको हमने टच नहीं किया। और बाकी जो हमने आपको बुक पढ़ाई है, जो चैप्टर हमने पढ़ाई है, उस पर लिख लिख के पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच किए हैं, उनपे हमने लिखा है, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन किया है। ये सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री में चाहिए, ठीक है। ये हमारे आंसर बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां पे जोजस स्टडी सर्च करना होगा। हालांकि ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, पर आपको सर्च करना है जोजस स्टडी, ठीक है। तो आपको हमारा ऐप जो है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर फ्री में आपको सारी बुक्स, सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लें, ठीक है। और हो सके तो 5 स्टार की रेटिंग देकर एक प्यारा से कमेंट छोड़, इतना काम आपको कर देना है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। और आपको बता दें हमारे चैनल पर मैथ्स क्लासेस भी होती हैं, उनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण बिल्कुल हो जाता है भाई, क्यों नहीं हो जाएगा? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तो कन्वर्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो हमारी एक तरीके की ऊर्जा ही देता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में? रासायनिक फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सत्य लगा सकते हैं, ठीक है।
आया समझ में? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा। ये कह रहा है पादप के किस भाग द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, किस भाग से? तो भाई रंध्रों से। अगर यहाँ पे पत्ती ऑप्शन होता तो पत्ती भी लगा सकते थे, पत्ती ऑप्शन है नहीं। पत्तियों में ही क्या होते हैं, हमारे मूल रोम होते हैं, ठीक है, मतलब मूल रोम नहीं, सॉरी, रंध्र होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रंध्र, ठीक है, मूल रोम नहीं, ठीक है, पर्णशिराएं नहीं, बाह्यदल नहीं, ठीक है। ये जो है हमारे किसके हिस्से हैं, फूलों के हिस्से हैं। पर हमें तो पत्ती की बात करनी है कि पत्ती ही एक ऐसा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण वो जिससे हमें वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। आया समझ में? हालांकि ये बात हमने कई बार रिपीट की है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का रीजन बस इतना ही है क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। किसी चीज को हम बार बार जब सुनते हैं ना तो हमें खुद ब खुद याद हो जाती है, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं, हम किसी सॉन्ग को याद करने के लिए नहीं बैठते हैं या हम उसको रट रहे हैं बैठ के, वो सॉन्ग सुनते ही अपने आप हमको याद हो जाता है क्योंकि हम उसको कई बार सुन लेते हैं। अब कभी कभार होता है कि हम उस चीज को ध्यान से जब सुनते हैं तो वो एक ही बार में याद हो जाता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कह रहा है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो भाई पत्तियां, अभी आंसर बताया। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से 12वां क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इसका आंसर आपको मिल गया है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जहां पे हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय।